We are live, sir. राइट सर, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सामीन। वुलर टेलीकास्ट का मेज़बान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो मौजू हम आपकी खिदमत में ले आए हैं वो कोविड-19 की सूरत हाल कश्मीर के अंदर क्या है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोविड-19 की सूरत हाल है, जो कि 2020 से पहली वेव जब आई थी और आज 2021 में जो दूसरी वेव आ गई है, इसने क्या कोहराम मचाया है पूरी दुनिया के अंदर। और खासकर हम इस वक्त हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि हिंदुस्तान इसका एपिक सेंटर बना हुआ है और हर तरफ इंडियन वेरिएंट की हुंकार मची हुई है। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर की क्या सूरत हाल है उस पर हम बात कर लेंगे। और आज के जो हमारे मेज़बान होंगे, जो हमारे मेहमान होंगे, मेज़बान तो मैं ही हूँ, और जो हमारे मेहमान होंगे उनका मैं आपको तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ जो हैं वो माउंटेन कश्मीर वैली के मिस्टर इम्तियाज़ बजाज साहब हैं, जो माउंटेन वैली कश्मीर के चीफ एडिटर हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जनाब इम्तियाज़ साहब, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ ले आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। इनके बाद हमारे साथ जो हैं बहुत ही अहम शख्सियत जुड़ी हुई हैं, श्रीनगर से ताल्लुक़ है इनका, और स्किम्स जो कि हमारा सबसे बड़ा एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है श्रीनगर के अंदर, जो स्किम्स के नाम से जाना जाता है, उसके मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और इस वक्त जो स्किम्स के अंदर कोविड के जो उसको आगे चलाने के, इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए जो रूही रवां हैं, जो आगे हैं, इसके इंचार्ज हैं, वो हैं डॉक्टर रफ़ी अहमद जान साहब, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर रफ़ी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ ले आए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय शो सर। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे साथ जम्मू सिटी से जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये जनाब किंग सी भारती हैं। ये भी एक जानी पहचानी शख्सियत। नमस्कार। आप सुनाइए, क्या हाल चाल हैं आपके? आप जम्मू सिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक पत्रकार होने के साथ साथ ये एक एक्टर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और बहुत सारे नामवर अखबारों के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब भारती साहब आप आने का। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब। थैंक यू। एंड देन वी हैव गॉट जनाब बशीर अहमद आरिफ साहब। Bashir Arif Saab, you have been knowing that he is coming in my shows off and on. Bashir Arif Saab जो हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। श्रीनगर रेडियो कश्मीर के साथ जुड़े रहे हैं, उसके डायरेक्टर भी रहे हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा जनाब डॉक्टर रफ़ी अहमद जान साहब को। डॉक्टर रफ़ी साहब, आप इस वक्त की सूरत हाल हमें बताइए कि कोविड की इस वक्त की क्या सूरत हाल है। इससे पहले कि मैं आपको कुछ और मजीद इस सिलसिले में पूछूं, व्हाट्स द प्रेजेंट सिचुएशन इन श्रीनगर एज वेल एज इन वैली? The present situation in the valley, we have about 2,14,664 cases which are positive. Among that in Kashmir division, we have about 1,33,129 cases, and in Jammu division we have 81,535 cases. These are the positivity rates we have, and if we see the total positivity rate among our population, it is 65.5%. This is the situation in the valley.
and we have about total deaths so far, 3,520 deaths. जी Among them in Kashmir division, we have 1,844 deaths, and in Jammu division, we have 1,669 deaths. जी Although the deaths are more in, if we come, deaths are more in Jammu division, and they are very less in, as compared to Jammu, they are less in Kashmir division. Oh, this is the situation in the valley. राइट यहाँ पे रफ़ी साहब, मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूँगा कि 2020 में जो कोविड की वेव श्रीनगर में आई थी, in 2020, we were facing a COVID situation in J&K, in Jammu and Kashmir. How you are making it different, and what is the difference in the wave which was in 2020 and the wave which we have in 2021? Yes, in 2020 March, actually the first case we notified in the March, in the month of March. At that time, it was so much panic about this, and everybody got. It was a dreaded situation for everybody, and people got very scared about this COVID. At the time, and subsequently, the cases started rising, and people came to know what it's about actual COVID situation. And at that time, in our in hospital in that year 2020, we had about 2,000 cases, and in those 2,000 cases, about there was a mortality of about 17.2%, which was which if you can compare at that time with the world, the mortality of the overall mortality in the world. At that time, in if we take United States, it was about in that time it was 24%, and in the rest in China it was at that time about same at 14% at in one province, and in another province it was about 19%. So what I want to say you that our mortality in schemes was as compared to other hospitals, it was almost similar. In fact, it was lesser than that. That was the situation in the and this strain. And now, if we compare it with this year, in the May month from which started actually in the month of May, if we're in the month of April and May, the situation is somewhat scary. The situation, the reasons for that scary situation is this: there is it looks a different strain, very dangerous strain than what it was in 2020. Possibly there are mutations in that, and WHO has not so far named it as it is not being named as an Indian strain. It is a something different strain. We actually don't know, but it looks a dangerous strain. It looks a dreaded strain than what it was in 2020, and the complication rate this time is much higher than what it was in 2020, and newer complications like mucormycosis we have, and other things which were not known in 2020. Now they are very much known in this year. These are the some things which I want to tell you. That's it. Right, Dr. Saab. I will come back to you, Dr. Saab. मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ और ये जानने की कोशिश करूंगा कि that what are the reasons and where we really prepared for the second wave or not. If we were prepared, so what has happened, and if we were not prepared, what are the reasons? But let me take here Mr. K.C. King Bharti from Jammu, and let me ask him the situation about the Jammu. Mr. Bharti, you are not a doctor, but you are a social activist. But we will have all our input, the clinical and from the medical point of view. We will be talking to Dr. Rafiq Jan. लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जम्मू के अंदर रहते हैं और जम्मू में ये देखा जाता है कि डेथ रेट जो है वो ज्यादा है और उसकी जो पॉजिटिव जो केसेस आ रहे हैं वो बड़े कम आ रहे हैं. क्या समझते हैं आप, इसकी क्या वजह है?
देखिए, ये एक बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पर अगर पॉजिटिविटी रेट देखें तो कश्मीर से कम है, जी लेकिन डेथ रेट यहाँ पर ज्यादा है, और खासतौर से जो सेकेंड वेव में यहाँ पर डेथ रेट ज्यादा है आज भी। मतलब जैसे अभी जो डॉक्टर साहब ने फिगर्स दिए, उसमें आज भी टोटल इस वक्त 1703 के डेथ्स हो चुकी हैं, मतलब टोटल में अभी तक। जी तो मुझे लगता है कि ये इसमें क्योंकि जो जहां पर जम्मू के जो पब्लिक सेंटिमेंट की बात है, पब्लिक ओपिनियन की बात है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है जरूर। और कहीं ना कहीं जो क्योंकि हालांकि मैं आपको एक बार बताऊं, इस बार जो जनरल एक आइडिया है, अदरवाइज पहले डॉक्टर्स को हम जो आम आदमी जो है हमेशा डॉक्टर्स को ब्लेम करता था, लेकिन इस बार इवन जम्मू में भी ये देखा गया कि डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि डॉक्टर्स अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और इसमें कई सारे मतलब काफी सारी रिपोर्ट्स भी हमने देखी हैं या कहीं पर लोग जो हम मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं जो पैरामेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ की कहीं कुछ कोताही हो जाती है, जिसके काफी सारे केसेस भी आए हैं और काफी सारे इसके लोगों ने शिकायतें भी की है इस मामले में। और दूसरा तीसरा एक और है कि शायद जो गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थी, जो कि अब मुझे लगता है कि अब इस वक्त जो जिस तरह से काम चल रहा है, जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं, या फिर वो म्यूकोरमाइकोसिस की हो, जो ब्लैक फंगस वगैरह की बात हो, तो इस वक्त अब जो गवर्नमेंट जो अभी जो कदम उठा रही है, उस वक्त शायद अगर ये पहले उठाए होते, क्योंकि देखिए जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट्स बंद थे, ऑक्सीजन प्लांट्स जो है पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे। और जम्मू में आपको मैं एक और बात बताऊं कि यहाँ पर पीएम केयर्स फंड के तहत काफी सारे जो वेंटिलेटर्स आए हुए थे, जी देखा गया कि वो वेंटिलेटर्स बहुत देर तक स्टोर रूम में पड़े हुए थे। उसके बाद एक जो लोकल एक न्यूज एजेंसी ने वहां पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया, और जब पता चला, जब वो वीडियो बाहर आ गई कि वेंटिलेटर्स डिफंक्ट पड़े हुए हैं, और इतने कोराम में, जबकि लोग रोज के 60-65 50-60 इस तरह की डेथ्स हो रही थी। और उसमें से बहुत सारे जो डेथ्स जो थी वेंटिलेटर्स की कमी की वजह से थी, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से थी। लेकिन हमारे पास बहुत सारे वेंटिलेटर्स जो है वो पड़े हुए थे। तो जब वो सामने आया, तो तब जाके जो एडमिनिस्ट्रेशन जाके उन्होंने कहा जी हमें कुछ मतलब कहीं दूर बाहर भेजने थे, हमारे पास इनको ऑपरेट करने वाले नहीं थे। तो वो जो चीजें हैं, वो हालांकि वो जो डाइजेस्ट होने वाली चीजें नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लापरवाही जो है वो उसने एक कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर जो डेथ रेट का ज्यादा होने में। मिस्टर भारती आपने कुछ अहम चीजों की तरफ हमारी तवज्जो मबसूल कराई है। इस बारे में मैं जरूर अपने बजाज साहब से और बशीर आरिफ साहब से जरूर पूछूंगा कि ये जो कोताहियां हुई हैं ये क्यों हुई हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बजाज साहब से पहले यहाँ पे मैं डॉक्टर रफी साहब को फिर लेना चाहूंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इस वक्त जिस बीमारी से हम और जिस पेंडेमिक से हम लड़ रहे हैं, इट्स एन अननोन एंड अनसीन एनिमी। ये एक ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता है, और जो इससे फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले लोग हैं वो डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर रफी साहब, मैं आपको फिर यहाँ पे लेना चाहूंगा। आप मुझे ये बताइए कि कुछ एक हफ्ता पहले आप जम्मू गए हुए थे और एक मीटिंग में गए थे ये जानने के लिए कि जम्मू में क्या वजह है कि डेथ रेट्स ज्यादा है। वो किस किस्म की मीटिंग थी, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे और ये बताएंगे कि जम्मू डिवीजन में डेथ रेट्स ज्यादा होने की क्या वजह है? Yes, it was the day of Arafah. Once we have been sent by the government to see, to have a discussions with the medical college, main medical college, Jammu Medical College, government Jammu Medical College, and we had a detailed deliberations with the faculty of that place, and we came to know few points. Marked the few points. One point we saw that Jammu Medical College, actually the problem is in Jammu Medical College. It is one of the main centers which is well equipped with all the things. They are receiving them. Once we saw there, at that time, on that day, there were about 467 patients, which were a huge number of patients.
What problems are there? They were noticed some problems there. They were probably they were understaffed. They are understaffed. And second thing we noticed that they were their oxygen supplies in that medical college. So oxygen supplies were not as good as they were in other places. Right. And there were some hospitals in Jammu, like we have Batra Hospital and we have Narayana Hospital. We came to know that these two hospitals are receiving only some VIP patients, and they are not catering the general public. Right. And, okay. Right. These were some observations we made, and then the doctors were doing the good job there. That's right. That what Mr. Bharti has also told you. Right. But we had then a detailed discussion with the Principal Secretary, Honorable Governor's LG Saab, and we told him that these are the problems in Jammu, and we have to make the oxygen supply. We have to take care of the oxygen supplies. We have to take care of the understaff. And one more problem we noticed, which I want to tell you, awareness is less in the Jammu province. Awareness. Right. Okay. And surveillance is less, and the patients are coming in at a very late stage. They are coming at a very late stage to the hospital, and there is some sort of a patient. They should make government has to take a step to make these people aware about the COVID disease and its complications and what stage they have to go to the hospital. These were the. Yeah. Dr. Saab, thank you very much. Thank you very much for informing us about the reasons of being in Jammu, the reason of more deaths in Jammu. Bazal Saab, Dr. Rafi Saab has pointed out a very important thing, VIP patients and general public. बहैसियत एक सहाफ़ी के आप इसमें एक डिफरेंशिएट जरा कीजिएगा कि ये वीआईपी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट और जनरल पब्लिक का ट्रीटमेंट किस तरह से डिफरेंट है, और खासकर मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि जो 5 ऑक्सीजन प्लांट्स कश्मीर के अंदर चालू होने वाले थे वो जम्मू मुंतकिल किए गए, क्या जम्मू की नीड ज्यादा थी या इसमें सियासत की गई? जनाब वज़ार साहब। Janab, the question pertaining to this VIP culture, yes sir, treatment of VIP patients, you have to agree on one thing, that in Jammu and Kashmir, we have this problem right from the beginning. It is not today only. We have this grown-up problem, and it has been encouraged by the state itself. Right. VIP culture. Not in health sector or medical education, health sector only, in every aspect of the life. किसी भी आप एरिया में जाइए, you have to face this VIP culture where general public is not treated properly, and preference is given to the people who are closer to the state, closer to the government, closer to the officials. So that culture is prevailing in every aspect of the life, and here also we have seen VIP people are getting VIP treatment. Normal patients, common public is not getting even the bed. While you have मुझे इम्तियाज साहब ये बात बताइए, बिल्कुल 2+2 makes 4, ये कहां तक हकीकत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू डिवीजन में भी और श्रीनगर में भी, कश्मीर डिवीजन में भी वीआईपी पेशेंट्स को कोविड ट्रीटमेंट मिलता है, वो बचते हैं, जबकि एक आम पब्लिक का आदमी ऑक्सीजन न होने की वजह से मरता है? थोड़ा इसमें एग्जेगरेशन है, क्योंकि जो the people who have died, we have seen some important people, VIP people also have succumbed to this COVID-19.
even after getting the hospitals, getting the oxygen supplies, getting everything, but they have left for heavenly abode because of this COVID-19. But the main problem here is this VIP culture, and it is not from top only. Top administration has encouraged it at every step in Jammu and in Kashmir also. But at lowest level also, if you see at the level of superintendent of this hospital, he will encourage the people of this VIP cult to get beds, whatever the requirement is, they will provide it to be in good books of the state, good books of the officials of their department. So this is the basic one reason. This is a cult. This has become a cult in Kashmir and Jammu also. So people are getting this VIP treatment. And so इसका मतलब ये हुआ कि general public is on the receiving end everywhere and in this health issue also. राइट सर, मैं आपकी तरफ आता हूं जनाब। यहाँ पे मैं जनाब बशीर आरिफ को लेना चाहता हूं। बशीर साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये वीआईपी कल्चर और इसमें कोविड में आम आदमियों की मौत और खासकर 5 प्लांट्स ऑफ ऑक्सीजन व्हिच वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वैली टू जम्मू, व्हाट वाज द रीजन अबाउट इट? क्या जम्मू की ज्यादा नीड थी या वहां पे सियासत की भेंट चढ़ गए? जी बशीर साहब, आपका माइक आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। अच्छा, शुक्रिया। देखिए जावेद साहब, मैं सब अपने मोहतरम दोस्तों को सुन रहा था और इसमें वीआईपी कल्चर का जिक्र हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ऑक्सीजन की कमी का जिक्र हुआ। लेकिन ये जो बात आपने कही, जब आपने दिन में मुझसे बात की थी कि ये 5 कंसंट्रेटर्स वहां श्रीनगर के लिए आए थे, वो जम्मू मुंतकिल किए गए, इसमें सदाकत नहीं है पूरी तरह से। अच्छा, ठीक। क्योंकि 7 कंसंट्रेटर ऑफ ऑक्सीजन मेडिकल इंस्टीट्यूट, शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंच गए हैं, वहां पे वो चालू हैं। डॉक्टर साहब कैन बेयर मी आउट। ऐसा गैस की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बट नॉट दैट एक्सटेंट की जहां छीना झपटी हो। अब ये कहना कि जिस तरह से, सॉरी टू से, मैं इसको पॉलिटिकल। बशीर साहब, मैं आपको यहाँ पे जरा थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ। आप कल की न्यूज देख लीजिएगा, केएनओ की एक न्यूज आई है जहां पे सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में 2 पेशेंट्स के अटेंडेंट्स एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आपस में लड़ पड़े। देखिए मैं वही बात अच्छे से कर रहा हूँ। अगर मैं वही पे आऊंगा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा वही पे। हमारा ये है, देखिए मैं भी कश्मीरी हूँ और यहाँ जो जितने भी हम पैनलिस्ट बैठे हैं वो सब कश्मीरी हैं। हमारी एक आदत है कि मैं बच जाऊं, बाकी भाड़ में जाए दुनिया जी। अब देखिए एसएमएस हॉस्पिटल में एक लोड कैरियर आया सिलेंडर्स लेके, गैस सिलेंडर्स लेके, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें छीना झपटी इतनी हो गई जैसे कोई किसी है ना गिद्ध नोचने के लिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, हर एक अपने अजीज को, अपने कराबादार को बचाना चाहता है, उसको पहले देना चाहता है, लेकिन जिस तरह से हम इंटरफेयर करते हैं डॉक्टर्स के अमल दखल में। अब देखिए मेरे घर की 2 बच्चियां हैं जो इस वक्त डॉक्टर है मेडिकल इंस्टीट्यूट में, वो दिन रात, ना उनका दिन कहीं है ना रात की, मैंने 1 महीने से उनको देखा ही नहीं है। वो कितना अपने आप को इसमें खतरे में डाले हुए हैं, वो लड़कियां दोनों जो वहां पे कोविड, अच्छा वो कोविड वार्ड में ही काम कर रही है। ये सियासत करना है इसमें कि जम्मू में इतनी गए, इतनी यहाँ गए। जम्मू में डेथ रेट ज्यादा है बनिस्बत कश्मीर, लेकिन ये भी है कि उसमें सरकार जिम्मेदार है, डॉक्टर साहिबान जिम्मेदार नहीं है, रेड टेप जिम्मेदार है। सेक्रेटरीट में बैठा हुआ सेक्रेटरी डिसाइड करता है कि कहाँ कितनी गैस चाहिए, वो मेडिकल प्रोफेशन वालों से पूछते नहीं है। सही, ये सेक्रेटरीट में डिसाइड होता है। वहां उनको हो सकता है उनको सियासत करनी हो, लेकिन एक सेक्रेटरी, एक कमिश्नर बैठा है, वो जो चाहे वो कर सकता है। दूसरी बात, आपने लॉकडाउन किया श्रीनगर में, मैं श्रीनगर की बात करूंगा मैं, या कश्मीर की बात करूंगा मैं जम्मू की बात नहीं करूंगा क्योंकि आई डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी। लॉकडाउन में दुकानें आधी खुली हैं, आधी बंद हैं, आधी खुली हैं, आधी बंद हैं। अच्छा, पुलिस एक जिप्सी लेके
चक्कर लगाती है, एक दो को पकड़ लिया, बस हो गया, आगे 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 आगे। वो जो पुलिसिंग है, अब देखिए सोशल मीडिया पे कैसे कैसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अभी एक एडीसी ने हाजिर में, बांडीपुर के एडीसी ने एक औरत को पीटा। बारामूला में ये वाकया हुआ। मैं एक औरत को बारामूला में एक औरत को पीटा। मैं इस पे बात बैंक मैनेजर को, सुनिए ना मेरी पूरी बात सुनिए, एक बैंक मैनेजर को पीटा बगैर पूछे। एडीसी का काम है लॉ एनफोर्स करना, छड़ी लेके लोगों को पीटना उसका काम नहीं है। क्या एक्शन हुआ उसके खिलाफ? सच पीपल नीड नॉट टू बी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। राइट। ऐसे ही आलम है कि आप डॉक्टरों की मारपीट करेंगे, डॉक्टरों के वार्ड में घुस जाए उनके अमल दखल में, और ये कहना कि वीआईपी बच के निकलते हैं। लेकिन उसमें मैं एक बात जरूर मानूंगा कि कोविड से जितने भी मरे आम लोग, उनके घर वालों को उनका चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। अभी कुछ सियासतदान हमारी रियासत के एक दो गुजर गए कोविड से। आप देखिए वीडियो फुटेज उठा के, उनके जनाजे में, उनके फ्यूनरल में कितने लोग थे। उस वक्त प्रोटोकॉल कहां गया? उस वक्त कोविड प्रोटोकॉल कहां गया? ये बीमारी है, एक वबा है। इस वबा से हमें नजात मिलनी चाहिए और हमें मिलकर काम करना होगा कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। अब मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात हम करें, मेडिकल इंस्टीट्यूट वाले वो भी डॉक्टर हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी कभी कभी खौफजदा होते हैं कि पेशेंट आया, टेस्टिंग हो रही है बाज़ाब्ता। मैंने भी टेस्ट कराया, मैं गया था टेस्ट कराने के लिए, इंतजार वहां पे लाइन में हम खड़े रहे, और जो कहते हैं कि 2 गज दूरी बहुत जरूरी है, हम खुद ही नहीं दूरी करते हैं। हम खुद ही जोक दर जोक निकलते हैं, देखते हैं कि लॉकडाउन कब खत्म हो जाए फिर हम चढ़े। क्योंकि लोगों को डर इसलिए नहीं है कि मरकजी सरकार खुद फेल हो गई। जब कुंभ मेला हुआ, लाखों की तादाद में ऐसे सब लोग इकट्ठे बगैर मास्क के। अब देखिए लाशें कितनी बह रही हैं गंगा में, गंगा किनारे कितने शमशान घाट बन गए। अब लाशें जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। अब जब जमा नहीं, ये बात मुझे कहने दीजिए, ये बात मुझे कहने दीजिए। जब आप तबलीगी जमात की बात करते हैं, तब आप कहते हैं तबलीगी जमात ये कोरोना बॉम्ब है, ये कोरोना बॉम्ब है, ये कोरोना फैला रहे हैं। क्या वो हम कहेंगे कि वो सैफरान, हम कहेंगे कि वो हरिद्वार में सैफरान बॉम्ब? आरिफ साहब, मैं इस पे बात करूंगा, जरूर करूंगा और आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं जरा किंग मिस्टर जावेद साहब जरा मुझे थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। ये आरिफ साहब ने कुछ बताया है, फरमाया है, मैं थोड़ा इसमें ऐड करूंगा। जी 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 बताइए, इफ यू अलाउ मी। जी बताइए, मुख्तसरन बताइए। बिल्कुल, हम हर एक पहलू पे बात कर लेंगे इम्तियाज साहब, हर एक पहलू पे बात कर लेंगे, लेकिन बताइए आप क्या ऐड करना चाहते हैं। You had put a question to me about 5 oxygen plants shifted to Jammu. That's a fact, and it is about a month back. Yes. 2 plants were taken from Baramulla and 3 from Srinagar and Badgam. This is a fact. They were shifted because there was a acute shortage of oxygen in Jammu hospitals. And people in Kashmir, what I have inquired from people in hospitals, they worked for 24 hours round the clock, round the week, and they upgraded their oxygen plants. And this जो ये इन्होंने जम्मू शिफ्ट किए, उस वक्त उनको लगा कि यहाँ पर उन प्लांट्स की नीड नहीं है, जम्मू में ज्यादा नीड है, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट वहां बढ़ गया था। दूसरी बात जो यहाँ मैं एक और बात ऐड करूं कि वैक्सीनेशन में इन्होंने पॉलिटिक्स खेली। वैक्सीनेशन कश्मीर में, इफ यू आर वैक्सीनेटिंग 100 पीपल हियर, तो यू आर वैक्सीनेटिंग 5000 पीपल इन जम्मू। तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हमारे पास यहाँ पर, उसमें भी पॉलिटिक्स हो गई है वैक्सीनेशन में। इसी तरह से ऑक्सीजन में जो अभी बशीर आरिफ साहब फरमा रहे थे कि ऑक्सीजन बेसिकली इस वक्त भी, इन हालात में भी हमारे हॉस्पिटल्स में मेडिकल सप्लाईज नहीं है। आपके वहाँ से वो स्टाफ निकलता है, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को बोलता है कि ये चीज़ें आप बाजार से लाइए, जी, बाजार से चीज़ें ला के इनको हैंड ओवर कर दे, एंड देन दे डोंट नो whether it has been used on their patient or not, because they are not allowed inside. Right, sir. Efficiency of many things is there in the hospitals. जी. And at the same time,
there is no campaign and awareness of COVID protocol. COVID जावेद protocol साहब, एक मैं इम्तियाज साहब की बात कंटिन्यू कर, मैं इम्तियाज साहब ये मैं जो एक मिनट में चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं जेल से उतर जाएगी बात। इम्तियाज साहब ने जो बात कही बहुत सही कही। अभी हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही नामवर शायर, अदीब और फनकार हैं, बशीर दादा साहब। जी उनके यहाँ भी ट्रेजेडी हुई और हॉस्पिटल वालों ने एम्बुलेंस नहीं दिया, हॉस्पिटल वालों ने एक दूसरे पे वो कर दिया, सब कुछ पूरा अखबार में आया था, पूरा सोशल मीडिया पे छा गया। और अब इंक्वायरी बिठा दी गई, इंक्वायरी को उसी के हवाले कर दिया गया जिसपे इल्जाम है। अब आप मुझे बताइए कि इंक्वायरीज भी हो रही हैं और यहाँ पे नेग्लिजेंस भी हो रहा है। सप्लाई की कमी है, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो बात थी कि कश्मीर से सारे लिए गए, वो वहां की जरूरत थी जम्मू की, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी रियासत की ड्यूटी का हिस्सा है। लेकिन हम जहां तक मुमकिन हो सके, हम स्लोप पे जो हमारे लिए रखा गया है कि डिस्टेंस रखिए, दूरी रखिए, अगर हड़ताल है, अगर लॉकडाउन है तो उसकी पाबंदी कीजिए, उस पर अमल कीजिए, वो नहीं करते हैं हम। और पुलिस वाले सिर्फ डंडा चलाते हैं, जहां भी देखा, बारामूला में आपने देखा होगा, और मुल्क के बाकी हिस्सों में। आज ही मैं देख रहा था, वो छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने थप्पड़ मारा एक को और फोन पटक दिया उसका जमीन पे। अरे किसी ने आपको, हम ब्रिटिश रूल में थोड़ी रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन फ्री कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। आप उनसे पूछते थे पहले की। जी जावेद साहब, मुझे कंक्लूड करने दे दीजिए पहले। ये जो बशीर दादा साहब का इन्होंने केस डिस्कस किया, आई एम विटनेस टू इट। एक फैमिली में 3 पेशेंट्स को उन्होंने एडमिट किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में। 3 पेशेंट्स में से एक पेशेंट वहां 4-5 दिन के बाद भाग गया, क्योंकि उसको लगा, जो एल्डर ब्रदर हैं बशीर दादा साहब के, वो भाग गया हॉस्पिटल से। उसको लगा कि कोई इलाज नहीं हो रहा है, रादर हम ये बीमारी बढ़ रही है। उसकी वाइफ की डेथ हो गई। दूसरे दिन उसकी बहू को उन्होंने रिकमेंड किया श्रीनगर हॉस्पिटल के लिए, लेकिन एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। एक दूसरे के ऊपर ठोंस रहे थे, कोई एम्बुलेंस उनको प्रोवाइड नहीं की गई, और वो बहू भी रात के 12-1 बजे वो भी, उसकी भी डेथ हो गई। 2 मेंबर्स की डेथ हो गई, एक भाग गया वहां से, तब बच गया। Then when our इम्तियाज साहब, इस पे हम बात कर लेंगे। एम्बुलेंस की कमी है, दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे नहीं है, ये क्रिएट की जा रही है। नो, आई डोंट एग्री टू दिस। क्या आप समझते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्पिटल के पास एम्बुलेंस नहीं होगी? नहीं, अगर क्रिएट की जा रही है तो इस पे भी हम बात कर लेंगे, क्यों क्रिएट की जा रही है। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे मिस्टर भारती को लेना चाहूंगा। मिस्टर भारती, आप मुझे ये बताइए कि जम्मू डिवीजन के अंदर अब इस वक्त हम बात जो कर रहे हैं, ये एक हमारी जो है, जिसे हम कहते हैं कि ये एक यूनिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी है, मेरी है, गवर्नमेंट की है, हर सोशल एक्टिविस्ट की है, कि हम किस तरह से इस पैंडेमिक से निकल जाएं। लेकिन जम्मू के हवाले से, जम्मू डिवीजन के हवाले से आप मुझे ये बताइए कि वहां पे अद्वियात, जो दवाइयां हैं, जो वैक्सीनेशंस हैं, जो हॉस्पिटल बेड्स हैं, इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है, क्या सफिशिएंट हैं या नहीं है? आपके बाद मैं डॉक्टर साहब को इसी सवाल का जवाब उनसे लेना चाहूंगा। जी बताइए जरा। देखिए, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जब जो वीआईपी कल्चर की बात हुई थी, वो कहीं ना कहीं वो जो बेड की हमें कमी दिखती है, वो कहीं ना कहीं उसमें वो वीआईपी कल्चर भी शामिल है। क्योंकि होता क्या है कि आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मैं बात करूंगा, उसमें जरूर कुछ ना कुछ बेड्स जो है रखे जाते हैं कि कहीं अफसर का फोन आएगा और उसको हमें देना पड़ेगा, और लेकिन सफर उसमें करता है एक आम आदमी। अब उसके साथ आप देखिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी, जैसे इन्होंने सही कहा डॉक्टर साहब ने, नारायण हॉस्पिटल है, बत्रा हॉस्पिटल है, जब इनको आम आदमी की जरूरत होती है तब वो उस आम आदमी को एडमिट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आज कोविड के टाइम पे दोनों ने मना कर दिया। और नारायणा में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो यहाँ से आम लोग गए, उन्होंने सीधा वहां से मना कर दिया, जबकि उसी नारायणा में जो कुछ वीआईपीज थे, उनके इलाज ठीक ठाक हुए, बत्रा में इलाज ठीक ठाक हुए।
लेकिन अब इसमें एक और चीज में मैं देखता हूं कि अभी हम बात करते हैं सरकार की, गवर्नमेंट की, जहां तक गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी की कुछ बात होती है या कहीं भी, जैसे मैंने पहले कहा था, इस बार डॉक्टर्स के बारे में एक अच्छा लोगों का एक रुझान है कि डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि आप देखिए, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का डीसी की करतूत देखी, त्रिपुरा के डीसी की करतूत देखी, अभी हमने वो एडीसी की करतूत देखी, लेकिन उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम भी हैं। वो उन्होंने बेशक एक मतलब वो ना कॉलोनियल सिस्टम पाल रखा है, क्योंकि वो भी हमने ही किया है, हमने आईएएस अफसर को ऐसा बना दिया है कि उसको कोई छू नहीं सकता है, तो उसके बाद वो एक मतलब राजा की तरह बिहेव करता है। लेकिन उसमें आप ये भी देखिए, और मैं आपको मतलब बताता हूँ, जम्मू में भी, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो खामखा उठ के निकल जाते हैं, गाड़ी निकाल ली तो रोडों पे चल दिए, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक ना एक, अब उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बढ़ जाता है। गवर्नमेंट जब प्रेशर बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली उस तरह की केसेस हो जाते हैं। अब लेकिन जो है इस बार जो मतलब लास्ट में ये तो क्लियर है, हर आदमी को पता है कि पिछली बार से सबक नहीं सीखा सरकार ने, और इस बार इस वजह से उसका भुगतान आम आदमी को करना पड़ा। लेकिन अभी जो हालात है, अभी मुझे लगता है गवर्नमेंट जो है अभी एक्टिव मोड में है, क्योंकि आप डीआरडीओ की तरफ से 500 बेड्स का हॉस्पिटल एक श्रीनगर में बनाया जा रहा है, और बहुत ही फास्ट ट्रैक पे बनाया जा रहा है। 500 बेड का बेड जो है जम्मू में बनाया जा रहा है। हालांकि जो पॉलिटिक्स करने वाले हैं उसमें भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी, लेकिन खैर वो गवर्नमेंट ने जल्दी से उसमें क्लियर कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जैसे एक जो पैरामेडिकल स्टाफ अंडर स्टाफ्ड है, ओवरवर्क्ड है, और जहां तक जैसे ऑक्सीजन की बात है, जो मैंने शुरू में कहा था कि ऑक्सीजन बड़े अस्पतालों में पहले से होनी चाहिए थी और है भी, लेकिन कुछ चीजें डिफंक्ट पड़ी हुई थी, कुछ चीजें उनको ठीक नहीं किया गया, और जो वहां पर देखने वाला है, जो एक आम जो पैरामेडिकल स्टाफ का आदमी है या जो टेक्निकल स्टाफ का आदमी है, वो जब नहीं देख रहे तो उसका भुगतान जो है आम आदमी को करना पड़ता है। इसलिए वहां जम्मू में भी हालात इसी वजह से बिगड़ गए हैं ज्यादा, कि मतलब जो डेथ रेट ज्यादा है उसका, जैसे डॉक्टर साहब ने भी पहले कहा था, क्योंकि उन्होंने मीटिंग की तो उसमें पता चला कि कुछ ना कुछ कमियां रही थी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थी, जिसकी वजह से एक आम आदमी को उसका जो है भुगतान भुगतना पड़ा। डॉक्टर रफी साहब, मैं आपको यहाँ पे लेना चाहूंगा। आप मुझे ये बताइए डॉक्टर रफी साहब कि ये जो इस वक्त की पोजीशन है वैली के अंदर, कश्मीर डिवीजन में, ऑक्सीजन मौजूद है आपके पास? क्या आपके पास दवाइयां मौजूद हैं? क्या आपके पास कोविड से लड़ने का वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो होना चाहिए या नहीं है? First of all, I want to clear one thing. I don't want to go into the political issues. Yes. The government is trying their best also everywhere to help the people. Right. They are giving the facilities. They are trying their best. Right. And for a doctor, it is equally VIP, whether he is a VIP patient, whether he is an army personnel, whether we have to treat everybody. We That's are treating the patient in this at the same level what we are treating the this common public. We don't have any difference of that, and I don't find there is any difference after it. What I want to clear, in Jammu, the problem is that the brunt, I want to say the brunt is only on government hospitals. The private hospitals don't, there must be some reason for them. What are the reasons? We don't know that. They don't take the common public. And possibly the common public is not afford to go to the private hospitals. Right. These are the reasons. But I see that we doctors and the government is also trying the best to do to have a good treatment facilities everywhere. This, whether it is Kashmir, whether it is Jammu. But what you are asking me about the oxygen situation in Kashmir, their oxygen situation, they are trying to make oxygen situation everywhere as good as much, but there are some faults are everywhere. Technical faults happen. They do happen everywhere. They do happen everywhere in the world. They happen here also. They have happened. These technical faults they are trying to rectify. We are trying to rectify these technical faults. And oxygen supply in Sher Kashmir Institute of Medical Medicine it is okay this time. Doctor Saab, it's not the question of only schemes.
We are talking about the rural areas. We are talking about the towns. We are talking about whole of Kashmir. Now, Yes, yeah, yeah. you tell me, Dr. Saab, that there are technical problems. Human errors can be there. No doubt about that. हमें ये भी मालूम है कि डॉक्टर्स भी मर गए कोविड की वजह से. बड़े बड़े डॉक्टर्स जो थे वो भी Yes, कोविड की yes, वजह से मर गए. yes, And we salute our health professionals there, especially in particular the doctors who are working day and night. We salute them. But the question here is that आप मुझे ये बताइए, आपके पास कोई ऐसी हेल्पलाइन है जो आपने क्रिएट की है जहां पे पेशेंट्स आपके साथ राब्ता कायम कर सकें? डू वी हैव दैट एनी हेल्पलाइन? Yes, we have made some social media groups. We have made where the patients can, and we have a liaison with the public. We Right. are, yeah, we have this time every day. We have online OPDs. What about Dr. Sir, what about the medications? We have seen that there is another disease called black fungus. Couple of Yeah. cases have been found in Jammu. Are we prepared for that? Yeah, but I will let you know that there are some drugs which are important drugs. For example, remdesivir is there. There was so much hype about remdesivir. Remdesivir is a useful drug. It reduces the hospital. It reduces the admission time. It does not reduce itself the mortality. But once hospital days get reduced because of once you start the remdesivir early. But people have made so much of hype about it, which was not important. It is available at low cost. Some hospitals in the city they give it free, and in the some hospitals it is at the low cost. It is available. It is not. There's no. And other drugs, like there are some costly drugs which are also being although they are not as much as freely available in the hospital, but they are available. Like tolocizumab is the one of the drugs which is useful drug, which is the life, which is not, which we cannot call it as a life-saving drug, but it is one of the useful drugs in the treatment of the COVID. They make it. Also, this government has kept once we ask them to provide it, and they try to provide these drugs also. We cannot say, and we cannot make a blanket statement they are not available. That's not true. That's not. So, I can say what the government is also trying to help the people to make the availability of the drugs. And people, मैं आरिफ साहब के साथ जो उन्होंने बताया ना कुछ हम जो लोग हैं हम में कुछ problems हैं. We want that we should have for example, oxygen is there. We want to have 4 or 5 oxygen cylinders with us. So keep stored, and we don't think of other patient. This is inherent problem with us. Inherent problem with us. These are the things, major things I want to tell you. Right, डॉक्टर साहब, ये ठीक बात है कि हम ये चाहते हैं, लेकिन वहां पे कोई इस किस्म का तरीकेकार नजर नहीं आ रहा है. क्या ये आप नहीं समझते हैं कि मैं ये सवाल जनाब इम्तियाज साहब से पूछूंगा, मैं दोबारा डॉक्टर साहब आपसे आऊंगा. इम्तियाज साहब, क्या आप ये नहीं समझते हैं कि ये जो कुछ वहां पे हो रहा है कार्य नजार बदस्ते गिलकार हो रहा है? जैसे अभी बशीर आरिफ साहब ने कहा कि सेक्रेटरीट में फैसला होता है, कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा है, जबकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस अगर आप पॉपुलेशन के हवाले से ले लें तो सबसे ज्यादा है. So what do you think? क्या ये कार्य नजार वजह से गिलकार वाली बात है या नहीं? In response to this question, I simply say it's an administrative failure at hospitals, and I don't agree with Dr. Jan साहब. जैसे उन्होंने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कहा कि गवर्नमेंट वो कर रही है. इनके पास जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है हॉस्पिटल्स में, उनके पास एडमिशन के बाद पेशेंट आएगा, लेकिन पहले जब एडमिशन हो ही नहीं रहा है पेशेंट का, एडमिशन के लिए आप 4-4 दिन लाइन में रहते हैं जी. आप वैक्सीन के लिए आप देखिए, आपने 90,000 वैक्सीन यहाँ कश्मीर भेजे हैं जी. We have got 90,000 vaccines. If you have to allocate, let us suppose you have to allocate 100 vaccines for a particular dispensary. You can go and deliver it in one go. But what are you doing? You are delivering 5. You are delivering another 10. What is politics in that? जो ये delivery
सिस्टम है, कार्टेल है, वो क्या करते हैं, वो पहले अपने लोगों को फोन करते हैं कि मैं ये करने वाला हूं, आप बुक करो। वहां पर वो एक पॉलिटिक्स है। ये जो डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि हम कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, पहले डॉक्टर साहब के पास तो पेशेंट को पहुंचाने दीजिए, वो उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। एडमिशन विंडो पर जब जाते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लाइन होती है, वहां पर क्या कहा जाता है, नहीं बेड अवेलेबल नहीं है। जब बेड अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर साहब के पास कैसे पहुंचेगा पेशेंट, तो इलाज कहां से होगा? आई डोंट एग्री। और दूसरा, मेडिकेशन में जो इन्होंने फरमाया कि हमारे पास अवेलेबल है, आप जाइए एसएमएचएस हॉस्पिटल के बाहर जाइए, वहां देखिए जो प्राइवेट केमिस्ट शॉप्स हैं, वहां कितनी लंबी लाइनें होती है कि वो पैसे दे के, डबल पैसे दे के, एक्स्ट्रा पैसे दे के भी उनको मेडिसिन नहीं मिल रही है। आप सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर जितने भी मेडिकल शॉप्स हैं, वो फिर क्यों फ्लोरिश हो रहे हैं? अगर आप हॉस्पिटल में प्रोवाइड मेडिकेशन कर रहे हो, तो आपके इर्द गिर्द सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के आसपास करीब 100 मेडिकल शॉप्स हैं जी, और वो 12 बजे रात तक काम करते हैं, उनको फुर्सत नहीं मिलती है। तो वो किसके लिए मेडिसिन देते हैं अगर आप हॉस्पिटल में उनको मेडिसिन देते हैं? दूसरी बात, जो ऑक्सीजन की उन्होंने कहा कि बशीर आरिफ साहब ने भी कहा, जान साहब ने भी कहा, ये गलत है। आई डोंट एग्री। इसमें मसला ये है कि अगर आपका एस्टैब्लिश्ड सिस्टम होता तो मुझे आप अलाउ कहां करते लड़ने के लिए? When you don't have your system has collapsed. That should, अगर 50 सिलेंडर की एक गाड़ी आ रही है, दैट शुड गो टू द पूल, वहां से डिस्ट्रीब्यूट एलोकेशन वहां से होगी, किस पेशेंट को 1 सिलेंडर की जरूरत है, किसको 2 सिलेंडर की जरूरत है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मसला है जो आपने वीआईपी कल्चर पहले हमने छेड़ा था, वहां पर हम क्या देखते हैं, आपके 10 बेड इन रो है, 10 बेड में सब जगह एक सिलेंडर लगा है, एक पर्टिकुलर 2 बेड वहां पर हैं, उनके पास 5 सिलेंडर हैं। राइट, वो 5 सिलेंडर किसने उनको प्रोवाइड किए? अगर वो 5 सिलेंडर आपने प्रोवाइड किए हैं, तो वो जो अगला बंदा है, दूसरा बंदा है, जिसकी ऑक्सीजन लेवल 30 पर पहुंच गई है, वो तो घबरा जाएगा कि इसने 5 लिए, मुझे भी चाहिए। एक दूसरी बात, जो ये ज्यादातर जान साहब को स्कीम्स का पता होगा, मैं अभी बशीर आरिफ साहब ने एक मसला छेड़ा था, बशीर दादा साहब का, क्या आप इसको मर्डर नहीं कहेंगे? जहां पर आप रिकमेंड करते हो उस वक्त 65-70% उसका जो ऑक्सीजन लेवल है, आप रिकमेंड करते हो इसको श्रीनगर ले जाइए, सबके बाइक बहू है, उसके बाद इसको रुलाते हैं आप एम्बुलेंस के लिए, पूरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में फोन जाते हैं, एक एम्बुलेंस दे दीजिए, और देखिए कल दे देंगे, कल जाएगी, और रात के वक्त ही वो फोत हो जाती है। तो कांट यू कॉल इट अ मर्डर? इम्तियाज साहब ने एक सही बात कही है, बशीर आरिफ साहब ने सही बात कही है। आप जिसके ऊपर हम इल्जाम लगा रहे हैं, हम गए थे, जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं उसी को कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी करो। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर रफी साहब जो हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बशीर आरिफ साहब आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? फिर मैं इसमें ये डॉक्टर साहब ने जो कहा का जवाब लेना चाहूंगा। जी डॉक्टर जान साहब ने जो कहा वो हो सकता है अपनी जगह पे पूरी बात सही हो, आई विल नॉट कंटेस्ट दैट कि वो गलत है, लेकिन जो हम जमीनी हकायक जो है, जिस तरह से इम्तियाज साहब ने कहा कि बशीर दादा साहब की वो कहते भाभी और वो उनकी बहू दोनों फौत हो गए सिंपली कि एम्बुलेंस नहीं मिला। मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जब हमें एम्बुलेंस की जरूरत है, जब हमें दवाई की जरूरत है, रेमडेसिविर की बात इन्होंने की, अरे बाबा आप उस आदमी को रोकिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मजमे में कहता है रेमडेसिविर फ्रॉड है, ये जो एलोपैथिक दवाइयां ये सब फ्रॉड हैं, मैं ठीक करूंगा। एक बाबा जी कहते हैं, अब हमें बाबा जी ठीक करेंगे, वो कहेंगे मूत्र पियो और गू लगाओ और ठीक हो जाएंगे, उसको अरेस्ट कीजिए, उसको अरेस्ट होना चाहिए। रेमडेसिविर, डॉक्टर साहब कहे रेमडेसिविर ठीक करेगा, लेकिन वो बाबा जी कहते हैं बैठ के रेमडेसिविर, और पूरे डॉक्टर कम्युनिटी पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये मारते हैं लोगों को, यही जिम्मेदार है मौतों के। उसका क्या किया आपने? उसको अरेस्ट होना चाहिए।
राइट। उस बाबा को फौरन अरेस्ट होना चाहिए और उसकी कंपनी को बैन करना चाहिए। उसको करने दीजिए, वो योगा करे, योगा करे, योगा करता रहे। लेकिन जो इस वक्त फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, अस्पतालों में जो डॉक्टर मर रहे हैं बेचारे, जो नर्सें मर रही हैं, यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक नर्स है जिसने ईद बच्चों में नहीं मनाई, वो ड्यूटी पे रही, वो बहन, सलाम करता हूं मैं उस बहन को, सलाम मैं उन डॉक्टरों को करता हूं जो अपनी जान पे खेल के इन मरीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रहा सवाल की एक यहाँ हो जाती हैं चीजें जो आदमी के बस की बात नहीं रहती है। अब बशीर डारा साहब का मसला है, जेन्युइन मसला है, एम्बुलेंस नहीं मिला है एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए, उनके पेशेंट के लिए। कम से कम वो हो सकता है उनकी तसल्ली के लिए श्रीनगर ले आते, हो सकता है बच जाती बेचारी, छोटी सी जान थी। ये चीजें छोटी छोटी जो है यही कन्वर्ज होती हैं बड़ी चीजों में, बड़े मसाइल में। तो इसकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट देखिए, रोज हम एक ऑर्डर पढ़ते हैं, इतनों को डिसमिस किया, इतनों को सस्पेंड किया, इतनों को ये किया, इतनों की नौकरी चाट दी। अरे उस वक्त उसको छोड़ो, पहले आप लोगों की जानें बचाइए। ये खामखा के लिए लॉकडाउन करके कागजों पे ये लॉकडाउन नहीं होता है। लॉकडाउन होता है कि मैं सब्जी कहां से खरीदूं। बच्चे पिछले 2 साल से स्कूल नहीं गए और ऑनलाइन क्या, अब आप कहते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग होती है वैक्सीनेशन की। मेरा कुपवाड़ा का देहात का पहाड़ पर रहने वाला कहां से लाएगा इंटरनेट कनेक्शन और वो ऑनलाइन बुकिंग करेगा? क्या करेगा वो? उसके पास खाने को नहीं है तो टेलीफोन और इंटरनेट की सुविधा कहां से रखेगा? ये चीजें सोचने की। पहले पहले हमने देखा था कि गांव गांव देहात जाके, आज से 30-40 साल पहले जब कोई वबा फैलती थी, टीबी के टीके लगते थे, ये बच्चों को टीके लगते थे, आज भी लगते हैं। और गांव गांव घर घर जाके वो उसमें जो खास टेम्परेचर में वो मशीन रखती है उस टीके को। आज हम कहते हैं ऑनलाइन बुक करो। अरे मेरा अनपढ़ आदमी, बहक में रहने वाला, पहाड़ पर रहने वाला, टंगमर यूसमर्ग में रहने वाला, कहां से, ब्राह्मण में पहाड़ी पर रहने वाला कहां से लाएगा इंटरनेट? बशीर साहब इस पे हम बात करेंगे, रेमडीज पे बात करेंगे। ये रेलिवेंट बात है। अब जो बाबा जी ने कहा, अब जो जिस बाबा जी ने ये कहा है कि ये सारे एलोपैथिक डॉक्टर जिम्मेदार है मौतों के, उस पर एक्शन होना चाहिए। चलें इस पे हम बात कर लेंगे, रेमेडीज की बात कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर रफी साहब, ये जो कहा गया है कि जो हेल्थ सिस्टम है वहां पे आपका, जिसमें खासकर एम्बुलेंस वगैरह जो है वो भी अवेलेबल नहीं मिलती हैं, तो ये छोटी छोटी बातें आप इनको किस तरह से देखते हैं? और यहाँ पे ये सवाल बनता है, क्या आपको बाज़ाब्ता तौर पर कहा जाता है कि आप किस तरह से काम कर लेंगे, या आप अपने काम करने के सिलसिले में आजाद और खुद मुख्तार हैं? जी, I can say one thing. I want to explain first one thing. Understand, मैं इम्तियाज साहब और आरिफ साहब से और सबसे ये गुजारिश करूंगा कि we have to understand what is meant by the pandemic. What is the pandemic situation? It is not endemic. It is not endemic situation. Is something lesser than this. In pandemic, you can understand what has understood in what has happened in Italy. In West, one of the best health systems in the world. What has happened in the UK? What has happened in the United States in New York? And we cannot in pandemic. The people are pushed to the wall, and we have to get wherever possible the medication is available. It is the government has to provide it. But in the pandemic situation, you cannot expect everything. And in this such kind of thing in our country like ours, as let me stop you there. You talked about Italy, you talked about the United Kingdom. Here, as you know better than me, here in the United Kingdom, when we talk about the NHS started the testing drive. NHS started the vaccine drive in the chemists, in the local mosques, in the local temples, where we stand. It's not a rocket science to understand. It's not that we should talk about the poor nations and the rich nations. It's a very simple thing. Why are we stand in that? Excuse me. I'm not talking about vaccines and other things. Preventive measures I will discuss later. I am talking about what is happening in the pandemic. Such situation where pandemic situations everywhere almost the same, and you don't know. You are everybody, patients, doctors, everybody is confused in a confused situation. And this time,
Yes, we should have what Imtiaz Saab pointed out are the ambulances. These things are very important. I don't say these are not. They should be there. They should have been there. And everything, we cannot blame that hospitals are not providing them. We are trying to do our best. Hospital administration is trying to do the best. Everybody is doing the best. Something good should happen to the patients. Something good facilities. At the end of the, you see, one should understand. At the end of the day, doctor feels happy once his patient is being cured. He tries to be his 100% best, and even nurses, paramedics, they are trying their best. Something good should happen to the patient, and that gives him the satisfaction. It's not that something is happening. In these pandemic situation, these things are going to happen, and they will happen. And now what I want, that government and institutions have to learn what has that in this second wave, what has happened, how we should get prepared for the third wave, how we should get these are their learning lessons. What I want to get. I have to say something. Right. I have to say something. Go ahead, Imtiaz Saab. Go ahead. I don't agree with John साहब. अभी हमने अमेरिका में भी देखा, बर्तानिया में भी देखा, इटली में भी देखा. They got the time and they have overpowered this pandemic. They have removed that masks. We too got 10 months. Dr. John Saab got 10 months. Sikkim's government of J&K got 10 months. What preparations that they made? It was not a common man who had to prepare himself for this pandemic, second wave. It was the government who had to prepare, who had to ready its infrastructure, who had to get all these. अभी जो भारती जी ने अभी कहा कि अभी एक न्यूज चैनल ने एक्सपोज किया कि जो concentrators थे, ऑक्सीजन concentrators, they were dumped. People were dying and they had dumped it. They were not using that. जैसे वो बिहार में वो एम्बुलेंसेस का स्कैंडल एक निकल आया, इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन के आप ये कंसंट्रेटर्स डंप किए गए थे और लोग मर रहे थे. तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कोई एहसास नहीं था कि लोग मर रहे हैं कि हम क्यों इसको डंप करें. इसी तरह से जो हमारे कश्मीर में, इस कश्मीर में जो हो रहा है, एक पर्टिकुलर केस तो अभी आरिफ साहब ने कहा बशीर दादा साहब का, उसकी फैमिली का, उसकी तो फैमिली खत्म हो गई. हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर जितने भी ये केसेस हो गए, कुछ लोग सड़क, यहाँ पर भी घर में मरे क्योंकि उनको बेड नहीं मिला. आपके हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिला. हालांकि आपको अभी ये जो किंग जी ने बात कही, भारती जी ने बात कही कि रिजर्व रखते हैं. किस काम के वो रिजर्व बेड्स हैं? जब एक पेशेंट को आप बेड नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं. अगर जो आरिफ साहब ने इशू उठाया था कि हम लड़ रहे थे लोग एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, यू हैव बीन क्लेमिंग, अभी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है वी हैव सफिशिएंट स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन. हमारा कोई ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं है. अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो सड़क पर क्यों हम लड़ रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए? क्यों 15 दिन के बाद, अगर 15 दिन आपने पेशेंट को एडमिट किया, 15 दिन उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद 15 दिन के बाद 15 दिन तक आप क्या कर रहे थे पेशेंट के साथ? उस 15 दिन के 20 दिन के बाद क्यों डेथ हो गई? बिल्कुल, ये कुछ ऐसे आ जाऊंगा. फिर मैं बशीर दादा साहब की फैमिली के, चूंकि वो हमारा कुलीग है, हमारा दोस्त है, वी नो दैट. इसी तरह से सारे केसेस होते हैं. अगर फैमिली के 3 मेंबर्स एडमिट हो जाते हैं मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में, एक बंदा भाग जाता है, वही सिर्फ बच जाता है. जो भाग गया 7 दिन के बाद वो बच गया. ये बहुत अच्छा सवाल, ये बहुत अच्छा, ये बहुत एक मैं जोड़ना चाहता हूँ. जस्ट होल्ड ऑन. मैं ये कह रहा हूं कि आप 15 दिन आप इन 2 पेशेंट्स के साथ कैसे क्या कर रहे थे? 15 दिन के बाद एक की डेथ हो गई, दूसरे को आप दूसरे दिन कह रहे हैं कि नहीं आप इसको शिफ्ट करो श्रीनगर. शिफ्ट करने के बाद आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी? ओह माय गॉड. अगर आपके पास एम्बुलेंस नहीं है, क्या मुझे यह हक है कि आपको केस करूं अंडर सेक्शन 307? ये मर्डर नहीं है. एक 30 इयर्स ओल्ड लेडी जिसका
5% ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था जब इसको आप एडमिट कर रहे हैं। आप 65% पर उसको रिकमेंड करते हैं श्रीनगर, और प्रोवाइड नहीं करते हैं, कोई अदर ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं। और ये मैं एक केस इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, वी हैव सीन दिस केस आवरसेल्व्स। ऐसे कितने केसेस होंगे, ऐसे कितने लोग होंगे जम्मू में या कश्मीर में? इम्तियाज साहब, इम्तियाज साहब, मुझे आप सिर्फ एक बात यहाँ पर ये बताइए, डॉक्टर्स तो अपना काम कर रहे हैं, आप इसमें ये बताइए, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी, तो ये फिर वही बात हुई ना, कारी नजार बदस्ते गिलकार। अब डॉक्टर्स भी क्या करें, डॉक्टर्स तो अपने फ्रंट फोर पे लड़ रहे हैं, उनके पास सप्लाई नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, उनके पास जो इमरजेंसी में एम्बुलेंसेज होनी चाहिए वो नहीं है। तो इसका जिम्मेदारी और भी आती है। देयर सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। जैसे डॉक्टर जॉन साहब ने भी कहा कि हम ट्रीटमेंट सबको एक जैसा देते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट तक तो मुझे एक ऑर्डिनरी जो कॉमन मैन है उसको ट्रीटमेंट बेड तक पहुंचा दीजिए पहले। यू कैन नॉट प्रोवाइड हिम ए बेड। अब जब बेड नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करेंगे? यस, बशीर आरिफ साहब, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। बशीर आरिफ साहब, मैं आपको ले रहा हूं, लेकिन यहाँ पे केसी भारती के बाद मैं आपको ले रहा हूं, और केसी भारती से जो मैं सवाल पूछूंगा वही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। केसी भारती साहब, देखने में ये आया कि जब पहली वेव आई 2020 में, उसके बाद जो ही वो थोड़ी सी कम हो गई, तो खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर से लोग जो थे, माइग्रेंट लेबरर्स खासकर, वो आना शुरू हो गए, टुलिप गार्डन खोल दिया गया। क्या हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जब ये वेव आ गई वो तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर देते? ऐसा हुआ क्यों नहीं? हम अभी बात कर रहे थे, अभी डॉक्टर साहब यूके अपने यूएसए वगैरह की बात कर रहे थे। हम लोग बाहर ना देखें, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम अपने ही स्टेट्स में देखें, आप इंडिया के स्टेट्स में देखिए, बाकी स्टेट से हमारा अभी काफी कम, मतलब उस हिसाब से हो रहा। अगर हमारा, आप ये सोचो कि अगर ये यहाँ महाराष्ट्र जैसा या दिल्ली जैसा हाल होता, हम गवर्नमेंट को बिल्कुल मतलब ब्लेम जबरदस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है अगर वो कोलैप्स नहीं हुआ है, तो क्यों इस छोटे से एक इस स्टेट में जहां पर इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना कि महाराष्ट्र में था, जितना है या दिल्ली में है या यूपी में है, उसके बाद भी हम नहीं संभाल पा रहे। जैसे इम्तियाज साहब ने सही कहा, जो बशीर दादा साहब की बात थी, बिल्कुल सिमिलर केस हमारे यहाँ पर भी है। हमारा ही एक दोस्त है, उनके फादर वो ले गए सिटी चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल ले गए, वहां के सुपरिटेंडेंट ने 1.5 घंटा उनके साथ बात नहीं की, उनको एडमिट नहीं किया। 1.5 घंटे के बाद उनको बोला कि आप जीएमसी चले जाइए। जीएमसी वो 1 घंटा उनके साथ लड़ते रहे कि आप उनको ऑक्सीजन लगा दीजिए, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, और वहां कोई सुनने को राजी नहीं है। 1.5 घंटे के बाद जब उनका ऑक्सीजन लगा दिया गया, तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। अब हकीकत ये सही बात कर रहे हैं कि क्या ये मर्डर नहीं है? कुछ चीजें मैंने जैसे पहले कहा कि हम लोग भी जिम्मेवार हैं, वो मतलब बेशक एक आम आदमी भी जिम्मेवार है, लेकिन जो एट द हेल्म होते हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो चाहे गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, या फिर हॉस्पिटल अथॉरिटीज है, उनको ये जो ब्लेम जो है अपने आप पे लेना पड़ेगा कि आपने फर्स्ट वेव से कुछ नहीं सीखा। अभी आप देखिए, नेक्स्ट सेकंड वेव अगर आप देखेंगे, ये थर्ड वेव जो आप देखेंगे, अभी पिछले सेकंड वेव में डबल केसेस है। अगर मैं जम्मू की बात करूं, 886 डेथ्स हैं, जबकि पिछले 13 महीने में 783 डेथ्स टोटल हुई थी। उसके बाद अब आप देखिए, इस वक्त ब्लैक फंगस की बात है, जम्मू में 1 डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, कश्मीर में आज ही एक पहला केस आया है, जबकि हालांकि हमारे पास एक ये है कि लास्ट ईयर कश्मीर में एक ब्लैक फंगस का केस सक्सेसफुली ट्रीट भी हुआ है। लेकिन अभी अगर हम, क्या होता है कि जब ये एक इंडिकेशंस है, अगर हम इन इंडिकेशंस को लेके एकदम प्रिपेयर नहीं हो, हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग, हमारी जो गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो लेथार्जी से बाहर नहीं आई है। आप चाहे जितना मर्जी कहो, लास्ट वेव से लेके आज की वेव तक वो लेथार्जी, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेथार्जी है, वो वहीं की वहीं है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि डॉक्टर्स को ही हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं।
डॉक्टर्स के बाद वो एक और स्टाफ होता है जिन्होंने ये सब चीजें प्रोवाइड करनी होती है उनको। हम लोग कहते हैं कि जब हमारे पास गवर्नमेंट की हर डेली आता है, हमारे पास हर चीज इक्विपमेंट अवेलेबल है, हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, सफिशिएंट वेंटिलेटर्स है, सफिशिएंट जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, लेकिन जब एक आम आदमी को जरूरत पड़ती है तो उसको, जैसे कि उन्होंने कहा, इम्तियाज साहब ने कहा कि उसको बाहर जाके केमिस्ट से खरीदना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ना। तो अब इस वक्त जैसे डॉक्टर साहब ने खुद ही कहा कि पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक में अगर हम ये एक गवर्नमेंट को एक इस चीज की डील देंगे कि भाई पैंडेमिक को मतलब कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन पैंडेमिक के साथ साथ ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें लोगों को किस तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। आप बाहर वही चीज जो बाहर आपको मिल रही है, अगर रेमडेसिविर की बात करें हम, वो बाहर 50-50 हजार की मिल रही थी, तो सरकार के पास क्यों नहीं थी? सरकार ने उसको बंद क्यों नहीं किया कि सीधा सिर्फ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो? उन केमिस्ट्स के पास अवेलेबल ही क्यों हुआ फिर वो? तो जब आप केमिस्ट्स के पास अवेलेबल कर रहे हैं, जैसे सिलेंडर्स की बात करें, सिलेंडर आजकल सिलेंडर जो है 15-15 हजार रुपए के सिलेंडर बिके हैं, जो कि अगर गवर्नमेंट ने हमारे पास आता है कि भाई गवर्नमेंट ने इस मतलब किया है कि सिर्फ हॉस्पिटल्स को पहले दिया जाए, वो दिया जाए, ये दिया जाए, वैक्सीन की आप बात करेंगे, वैक्सीनेशन की आप बात करेंगे, जहां पर जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करो या आप गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की बात करो, इनको भी वैक्सीन मिले हैं। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में 100% वैक्सीनेशन हो गई है +45 की, जम्मू में +45 की 100% वैक्सीनेशन हुई है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटर पे भी तो डिपेंड करता है ना, तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं हुई है? तो गवर्नमेंट को अगर हम एक मतलब किसी चीज में हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का ब्लेम भी लेना पड़ेगा कि जब आम आदमी मर रहा है, जो इतने लोग मर रहे हैं, तो उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ही है। बिल्कुल भारती जी, मैं आपके तरफ दोबारा आऊंगा। बिफोर वी विल गो फॉर द रेमेडीज एंड आई हैव गॉट कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर डॉक्टर रफी, बट आई थिंक मिस्टर बशीर आरिफ ही वांट्स टू कंट्रीब्यूट समथिंग। जी बशीर आरिफ साहब। नहीं, इसमें हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, पहले मुझे ये पता नहीं चलता है कि डिसाइड किस लेवल पे और पैमाना क्या है ये डिसाइड करने का, पहली वेव, दूसरी वेव, अब तीसरी वेव आएगी। ये तो एक वबा है जो आ गई है पूरे हमारे पूरी दुनिया में। इस वबा से निपटना है। अब जैसा कि भारती जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आपके पास पहले सप्लाईज नहीं है, मेडिसिन हॉस्पिटल में नहीं है, बाहर है। मैं आपको अपनी जाती मिसाल दूंगा। हमारे भाई साहब, उनको हार्ट अटैक आ गया, फौरन हम ले गए मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहां इमरजेंसी में डॉक्टर ने देख लिया। डॉक्टर ने कहा कि इनको फौरन एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हमने कहा लिख दीजिए, मैंने कहा लगा दीजिए। कहले नहीं, हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, वो बाहर से आपको खरीदना पड़ेगा। मैंने कहा आप लिख दीजिए, मैं बाहर से खरीद के ले आऊंगा। कहने लगे कि वो 4000 का लगाएंगे कि 20,000 का। मैंने कहा ये कोई गाजर मूली थोड़ी है कि इंजेक्शन 4000 का लगेगा कि 20,000 का लगेगा। आप बताइए ना, कौन सी दवाई, कौन सा इंजेक्शन मेरे भाई को बचा सकती है? ये आलम है। ऐसा ही आलम अभी कहीं कहीं पे है। सरकारी दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में डॉक्टर्स कहीं कहीं पे आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एम्बुलेंसेज ऐसी हैं। और एक हुक्म नाटक ये हुआ कि फला अथरुक तंजीम या एनजीओ गैस जो है, ऑक्सीजन जो है, वो उनके पास कुछ नहीं रहेगा। वो इजाजत लेंगे पहले कि गैस सिलेंडर चाहिए, पहले हमको दरखास्त देना है, फिर वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास, वो अप्रूव करेंगे। जब तक तो पेशेंट मर जाएगा। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज, मुझे याद आता है डॉक्टर मुजफ्फरुज़्ज़मान द्राबू, वो बहुत बड़े डॉक्टर थे। वो लंदन अस्पताल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट थे। एक बच्चों में बीमारी फैल गई थी तो उन्होंने दवाई खरीदी और वो पेंडेमिक होने से बच गया, वो बच्चों में फैल जाती। बाद में उनको ऑडिट वालों ने पकड़ लिया, आपने बगैर अप्रूवल के ये दवाई क्यों खरीदी? उन्होंने कहा जितनी देर में अप्रूवल ले लेता उतनी देर बच्चे मर जाते। मैंने दवाई फौरन, पहले दवाई तो ले आओ। आप बात कर रहे हैं इसकी, और आपने खुद ही बड़ी बड़ी रैलीज होने दी। अच्छा, यहाँ पे फ्लो, नॉन कश्मीर का फ्लो कश्मीर में इतना है, कौन उनको छोड़ता है बगैर टेस्ट के? हमने कई लोगों से बात की, कहला साहब वहां पे 100 रुपया देके हम वहां पे हम नेगेटिव बताते हैं। वो कहते नेगेटिव बताना है, नेगेटिव बताते हैं। ये बात बिल्कुल मोहर लगा दी। अब मैं भी जहाज से उतरा, दिल्ली से जूही में उतरा, तो वहां पे कतार में लगे हुए टेबल, तो एक टेबल पे मैं गया तो उन्होंने मुझे नाम लिख दिया, मेरा टेलीफोन नंबर लिख दिया, एक किट मुझे दे दिया। किट में एक सीरीज था, एक कोई डंडी सी थी, एक कोई कुछ और चीज थी। फिर टेबल पे दूसरे पे गया, उसने वो एक डंडी निकाली,
और मेरी नाक में डाल के यूं किया, जाइए ठप लगा दिया, टेस्टेड नेगेटिव। कहां से पता चला आपको नेगेटिव हूं मैं? कहां से पता चला? ये देखिए, फॉर्मेलिटीज करना अलग बात है, लेकिन ऑन ग्राउंड काम करना। मैं डॉक्टर जान साहब को सल्यूट करता हूं कि इंस्टीट्यूट में जो काम हो रहा है, बेचारे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे कहते हैं ना कि एक की गलती से पूरे काम पे पानी फिर जाता है। जिस तरह से ये जो अनंतनाग में हॉस्पिटल में हुआ, मरीजा के साथ एम्बुलेंस नहीं मिला। हद ये, एक सहाफी हैं रमीज मखदूमी, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ कोविड से मेडिकल इंस्टीट्यूट में, उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिला। सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट बसपोरा इलाहाबाद तक के लिए वो कहा कि खुद ले जाओ, वो स्ट्रेचर पे चला के अपनी वालिदा को दोनों भाई ले आए, कोई आप आगे नहीं आया। अब जो आगे आने वाले हैं, जो आगे आ रहे हैं एनजीओ, उनको तो परमिशन लेनी है। ये कहाँ का क्या रूल चला रहे हैं आप? अब जहां पे आपको गैदरिंग करनी है, इलेक्शन की बड़ी बड़ी रैलियां करनी है, तब तो कोई डिस्टेंस नहीं है, तब कोई मास्क नहीं है। अब रात चलते किसी आदमी को पकड़ के मास्क नहीं है, डंडा मार दो, जैसा कि आपके एडीसी ने किया बारामूला में। ऐसा नहीं चलता है। अगर आपको रूल पे चलना है तो आपको सबको एक ही लाठी से हाँकना होगा और सबको बताना होगा कि रूल ये होता है। और दूसरा, आप रेड टेप हटाइए, रेड टेप हटाइए, डॉक्टर को आजादी दीजिए और ऐसे बाबा लोगों को अरेस्ट कीजिए जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ने मार दिया पेशेंट्स को, इन दवाइयों से मर जाते हैं। डॉक्टर रफीक साहब, डॉक्टर लोग ये देखिए, जान साहब के देखिए, आप इनसे पूछे इनके घर वाले कितने सहमे रहते होंगे जब तक ये घर नहीं लौटते होंगे। 10 बार तो कहते होंगे कि हाथ धो लो, सैनिटाइज करो, आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं। ये अपने आप को मौत के कुएं से रोज निकलते हैं। ये हमारे बशीर साहब, डॉक्टर रफीक साहब, अब एक दूसरे पे इल्जाम देने के बजाय अगर हम जरा थोड़ा सा कुछ ऐसी बातों पे गौर कर लें जिनकी तरफ आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स सम थिंग्स व्हिच वी कुड डू टुगेदर विद एन यूनिटी। सो सबसे पहले मुझे डॉक्टर साहब आप ये बताइए, आपके पास इस वक्त टेस्टिंग के क्या इंतजाम हैं थ्रू आउट J&K? आई मीन थ्रू आउट J&K टेस्टिंग के कैसे इंतजाम हैं और वो किस हद तक आप समझते हैं कि दैट दे आर रियली गोइंग टू बी टुवर्ड्स गेट सम रिजल्ट्स आउट ऑफ इट? कैसे? In our Sher-e Kashmir, I will take my hospital first. In our Sher-e Kashmir Institute of Medical Sciences, we have an excellent testing system. So far, we have tested 4,87,143 patients. Right. And out of that, 4,09,163 patients were negative. Number of samples which were positive were 33,068. And what I want to say that in major hospitals, this like we have SMHS hospital, SKIMS, and City Hospital, we have the good, excellent facilities of testing. Right. And then in what I came to know, I have not visited those areas, but I came to know, we know that in peripheries also there are testing facilities are available there. डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताइए, because as you are the in charge of the COVID at SKIMS, and as SKIMS is the only medical institute in the valley where from all over the valley patients do come. Yes. In this COVID situation, could you please tell me that just couple of days before, there were 4,785 tests being done in Jammu division when none was taken place in Kashmir division. कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये KNU की न्यूज है, जो न्यूज आइटम मेरे पास पड़ा हुआ है। What was the reason? क्या वजह है? I don't have the knowledge of this thing कि कोई भी टेस्ट नहीं हुआ. I don't know that. But I know कि in my hospital tests are happening every day and night. So it is only, right sir, it is only your hospital. हम इसको source out क्यों नहीं करते हैं? Why we are not sourcing it out? Why we don't have testing centers at district level? Why we don't have it at rural areas? हमारे paramedics जो हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें हम कोई तेजी क्यों नहीं लाते हैं? What is the problem? क्या चीज इसको रोकती है? At the present, I know there are
extraordinary good machines, modern machines. They are providing now. They have provided at district hospitals also, like district hospital Antnag, district hospital. These in Jammu region also, district hospital Kothua, medical college hospitals. They have provided it, and in Baramulla also, I came to know there is a PCR. What we call as a PCR machine is there. These things are there, but in major hospitals, there is no doubt we have a COBAS, what is called a COBAS type. You must have heard about the COBAS machine, which is a testing machine, which is already there. They are testing. What is the position of the ventilators? Ventilators, we have, you see, this Bharti Saab, I heard from this Bharti ji also, that the ventilators in Jammu, there are some ventilators which in Jammu region, some PM ventilators, and we have also some ventilators. I want to stress on this ventilation. Ventilators, once we patient put on the ventilators, invasive ventilation, remember this thing, invasive machine, we put on the machine, in best parts of the world, there is 70% mortality of these patients. Ventilator is not the ultimate remedy for these patients. Now we have other ventilation, non-invasive ventilators, high flow nasal oxygen devices. I came to know in the district Gaunderbal, about telling you, in district Gaunderbal, this district hospital Gaunderbal, we have these facilities also, high flow nasal oxygen, non-invasive ventilators there also. And in our medical institute, we have adequate high flow nasal HFNOs, NIVs, and some ventilators are there. And we don't, every patient does not need invasive ventilation. Invasive ventilation is in where we have to try our best not to allow the patient to reach to the ventilator. Once the patient goes on the ventilator, it is almost 80% mortality in our system. Right. Dr. Saab, यहाँ पे एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. One more question which is come. It is being said that to overcome with this pandemic, we need more medical staff. We need more doctors. We need more paramedics. We need more nurses. Why don't we deploy doctors and paramedic staff more to overcome this pandemic situation? I'm not talking about employing. I'm not talking about the recruiting the doctors and medical staff. I am talking about giving the responsibilities towards the COVID, more COVID related deployment. क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है? Well, we are this time, you see, take our hospital. I will give the example. We have this Sher-e-Kashmir Institute of Medical Sciences is a tertiary care hospital where there are both non-COVID and COVID patients are being treated. Now this time we have given more attention to the COVID. We are more, we have involved all the more specialties, whether from anesthesia, surgical specialties, and other subspecialties in the COVID. Because basically they are the MBBS. Everybody has done the MBBS. Then they know about now everyone. It is not the only department of pulmonary medicine. And medicine knows how to treat the COVID. In our hospital, everybody knows how to treat the COVID. We are recruiting this time. You told about recruiting. We are getting some new resident doctors. Even government has given the option. They have given the clearance to get the final MBBS students also. They can do some job with the COVID patients. They can even help in just like to see they can divide. They can see what is the level of the oxygen level of these patients. They can divide the patients level 1, level 2. They can help in those patients, and they can help in taking the investigations. They can see the vitals of these patients. So what I want to say is every specialty is involved this time in COVID, besides treating the non-COVID patients. Dr. Saab, coming out from the SKIMS, Sher-e-Kashmir Medical Institute से बाहर अगर हम आ जाएं, तो आप मुझे बताइए कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है in order towards the rural J&K. क्या आप रूरल J&K में पहुंचने के लिए in order to overcome this pandemic or in order for testing purposes or vaccination purposes, what are the measures which the SKIMS and you as an in charge of the COVID have been taking to reach out to the rural areas?
although we have a limited faculty for ourselves, but we are trying to do what we want to do. We are making the groups to go from two main specialties, like we have medicine and anesthesia and some other specialties. We may spend some time once in a week. We can send some to some district hospitals so that we can have discussions with them. We can go there and we can have some discussions with these people how to improve the management in these hospitals as we are managing. So we are at this time. We are at the stage of improving. We are at the stage of discussing. We are at the stage of only knowing. We are not yet at the stage of delivering. Am I right? No, that's not the truth. There's improvement is at every stage. Mm-hmm. Improvement at every stage of the treatment and every stage of the life. So right. It is not that we can stop. Just this is the deadline. We have to only deliver. Right. Improvement every stage. One have to know improvement. We have to improve till we are alive. Right, sir. Thank you very much, Dr. Saab. Mr. Bharti. Let me come to you. I have talked to Dr. Rafi Jan Saab about the things, but what, as a social activist, what do you think? What measures as a social activist you would like to take and you would like to encourage the people to take in order to overcome this pandemic? What do you think? What you should do? Give me some concrete suggestions, not the blame game. सर आपका माइक बंद है। भारती जी आपका माइक बंद है। हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा था कि जम्मू में जब उन्होंने जम्मू में विजिट किया था तो जम्मू में अवेयरनेस की कमी है। तो मुझे लगता है कि एक जो प्राइवेट एनजीओज जो हमने इस बार देखा है पूरे इंडिया में या बाहर भी या इवन जे&के में एनजीओज भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो सोशल लेवल पे काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं तो गवर्नमेंट से भी ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक एज अ सोशल एक्टिविस्ट हमारा ये काम ये बनता है कि अभी जो ब्लेम गेम को छोड़ के सेकंड वेव भी अब ऑलमोस्ट डिक्लाइन पे आ रही है, हमें थर्ड वेव के लिए अभी से प्रिपेयर होना है, क्योंकि थर्ड वेव जो है वो कहते हैं कि हमारे बच्चों पे ज्यादा असर करने वाली है और वो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा एक इमोशनल इम्पैक्ट भी रहेगा उसका और जनरल चाहे स्टेट के लिए चाहे कंट्री के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि सोशल एक्टिविस्ट्स को इस वक्त जैसे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको और आगे आके रूरल लेवल पे भी और क्योंकि जैसे देखें अर्बन लेवल में काफी अवेयरनेस है नो डाउट, लेकिन क्या है कि रूरल एरियाज में इतनी अवेयरनेस नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोगों को रूरल लेवल तक जाना चाहिए। जैसे आप अभी डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि अगर आप अपने इंस्टीट्यूट से बाहर कैसे आप करेंगे, तो लोगों को अवेयर करवाने के लिए वो इस चीज को प्रिवेंट कैसे करें कि वो हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि हम मुझे लगता है कि इसमें जैसे हालांकि शायद आरिफ साहब उसके साथ इत्तेफाक नहीं रखते हों, हमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें इसमें एक और चीज का सबक मिला कि वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स, जिसको कहते हैं वो घरेलू नुस्खे, कि हम लोगों को आज गवर्नमेंट भी कह रही है, उसके साथ मैं इत्तेफाक करता हूं, घरेलू नुस्खों से मैं इत्तेफाक करता हूं। हाँ, मैं जैसे डॉक्टर्स भी हमें कह रहे हैं कि हमें वो बैक टू आवर रूट्स जाना चाहिए ताकि हम लोग अपने आप को इतना मजबूत कर सकें कि हमें अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़े। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब आप एक बार वेंटिलेटर पे आ गए, बेशक हमारे पास वेंटिलेटर है, वो हम चाहेंगे कि वो वेंटिलेटर वहीं रहे, क्योंकि हमें उस तक हमारे जो पब्लिक है उस तक पहुंचना नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने कहा कि 80% मोर्टालिटी रेट है। तो यानी कि वो एक लास्ट रिजॉर्ट है जो वेंटिलेटर्स हैं। लेकिन हमें अपने जो थर्ड वेव है उसको रोकने के लिए और जो खासतौर अभी जो ब्लैक फंगस वगैरह का है इसको रोकने के लिए हमारे पास मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम मिलेगा। कुदरत ने हमें थोड़ा सा टाइम दिया है, उस टाइम को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी, एज अ जर्नलिस्ट भी हम लोगों को इसकी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए और पब्लिक के साथ और गवर्नमेंट के साथ, डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए। साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा कि गवर्नमेंट को कुछ
जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको इसके साथ जो आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स हैं, नेचुरोपैथ प्रोफेशनल्स हैं या जो होम्योपैथिक प्रोफेशनल्स हैं उनको भी उनकी सर्विसेज को भी यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि लोगों को घर में जो अपने जो घरेलू नुस्खे हैं उनकी वजह से उनके थ्रू कैसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। आज हम कहते हैं कि आप काढ़ा पियो। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो कश्मीर में मुझे सर दर्द होता था तो मेरी माँ मुझे सर में वो एक मिट्टी का लेप लगाती थी और वो मैं ठीक हो जाता था। अच्छा, या फिर पेट दर्द होता था तो पेट में तेल मालिश करती थी। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें आज हमें क्या कहा जा रहा है कि आप इस चीज का काढ़ा पियो, तो वो हमें मुझे लगता है कि अगर हम उन चीजों को जिसको हम देसी भाषा में दादी माँ के नुस्खे कहते हैं उस पे अगर हम पहले से अमल करें तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं ताकि हमें अस्पताल ही मिस्टर भारती, मैं आपको ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। जनाब बशीर आरिफ साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बहैसियत एक सोशल एक्टिविस्ट के, और आप निकलिए, बाहर निकलिए, लोगों को कहिए कि आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, बजाय इसके कि हम उन दूसरों को कहें कि भाई आप गैदरिंग्स में न जाएं, बल्कि गैदरिंग्स में जाने के लिए उनको रोकें। तो किस किस्म के इकदाम आप करना चाहेंगे, ये जरा हमें बताइए जनाब आरिफ। सबसे पहले मैं भारती जी को एक बात बता दूं, मैं घरेलू नुस्खे के खिलाफ नहीं हूं। हम भी दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये क्या कहते हैं, और अदरक और लौंग मिला के, काली मिर्च मिला के घोल बना के पीते हैं और बड़ा मजा आता है, सर दर्द होता है, वो सब ठीक है। और पहले जो कहते थे कि किसी जो दूध पिला कोई माँ बच्चे को दूध पिलाती हो, अगर किसी के कान में दर्द हो तो उससे दूध के 2 कतरे कान में डलवा दीजिए, ठीक हो जाएगा। वो अब घर के टोटके अलग। मैं कह रहा हूं कि हमें सबसे पहले जो हम अब हमने लॉकडाउन किया कश्मीर में पिछले 10-15 दिन से। लॉकडाउन जब होना चाहिए था तब नहीं हुआ, और लॉकडाउन को एनफोर्स करना है। मैं भी कहता हूं कि लॉकडाउन होना चाहिए और इट शुड बी एनफोर्स्ड इन ग्रेटर एंड सेपरेट। ये नहीं कि आपने कर्फ्यू पास इस्तेमाल किए, सबको दे दिए। परसों कल ही मुझे एक शख्स कह रहा था कि कर्फ्यू पास ले आए हैं। अरे किस लिए निकलना है? ठीक है, 1 घंटा अगर ढील मिलती है दूध, दही, सब्जी, रोटी लाने के लिए, ले आइए और घर में बैठिए। मास्क का इस्तेमाल कीजिए और डॉक्टरों को ब्लेम मत कीजिए। खाली मैं खुद डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन खुदारा ये देखिए कि वो, जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर जान साहब जब घर पहुंचते होंगे रोज रात शाम को देर सवेर, तो घर वाले शुक्र करते होंगे कि आज ये ठीक है, क्योंकि ये खतरे में वहां पे खड़े हैं। हमारे डॉक्टर्स इमरजेंसी में, मैं गया था पिछली दफा हफ्ते भर पहले, तो वहां पे इतनी भीड़ थी इस पेशेंट्स की। डॉक्टर बेचारे 5-6 ऐसे लगे पड़े थे, पसीने में लथपथ, सबकी बातें सुन रहे हैं। और उस बीच अब हम गाली गलौज करें। लेकिन दूसरा ये है कि जहां पर हॉस्पिटल भी लैग करता है इंसानियत, वही मैं बात पे आऊंगा कि एक हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अनंतनाग के एम्बुलेंस नहीं है। अरे वाह, कितने एमपी ने आपको एमपी लैड से एम्बुलेंस दिए हैं, कितने लोगों ने आपको क्या कहते हैं अजराहे मुरव्वत एम्बुलेंस दिए हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे। लेकिन हमें इस वक्त ब्लेम गेम को छोड़ के, किसकी तकसीर है, किसकी खता है, किसका गुनाह है, ये हमारे हम सब के गुनाह है कि अल्लाह हमसे नाराज है। अल्लाह को हमने नाराज कर दिया, अल्लाह के बंदों को हमने नाराज कर दिया। रात चलता है, एक बेचारा है थैली वाला, थैली लगाता है, 150 रुपए कमाता है रोज के, पुलिस वाला उस पर डंडा मारता है। लेकिन जो बड़ा स्टोर है, मल्टीपर्पज स्टोर, वो शटर उतार के अंदर से, नहीं ये तो फॉलो करता है ना कोविड सोप, ये तो डिस्टेंस फॉलो करता है, लिखा हुआ है मास्क लगा के अंदर आओ। अरे क्या बात है, वो बेचारा रोज खाता है, रोज कुआं खोता है, रोज पानी पीता है, उसका तो ख्याल ही नहीं आपको। कहा जाएगा वो? जम्मू में देखिए, छोटे छोटे सब्जी फरोशों के रेड़े आपने उलट दिए, तोड़ दिए। ये कहाँ की पुलिसिंग है? लेकिन मैं सल्यूट करता हूं उस एसएसपी को बारामूला के। और देखिए वो फोटोग्राफ कितना प्यारा है, वो दैट शुड बी द फोटोग्राफ ऑफ द ईयर, जब वो हाथ जोड़ के एक खातून से कहता है कि घर में रहिए, बाहर मत आइए। लेकिन उसके बरक्स उसी जिले का एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डीसी, वो लाठी चलाता है।
नो, लाठियां नहीं चलानी है, हम प्यार से भी समझा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि इसके नतायज कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये जानलेवा बीमारी है, ये वबा है, और हम ये चाहेंगे कि अल्लाह हमें इस वबा से नजात दिलाए। अवेयरनेस बढ़ानी है, इसका मतलब अवेयरनेस बढ़ानी है। दूसरा जो किंग भारती ने कहा, किंग भारती को याद होगा कि हम जब जम्मू में थे, इनके वालिद और इनके हमशरा और ये हमारे पास आते थे, मैं इनके पास जाता था, सबसे पहले जो तवाज़ु होती थी वो कश्मीरी चाय या कहवे से होती थी। अरे हाँ, हम मानते हैं, लेकिन फिर मैं उसी बात पे आऊंगा इम्तियाज साहब, फिर मैं उस बात पे आऊंगा कि आप एक खास तबके को तो अलाउ करते हैं कि लाखों की भीड़ में आप ना हो, उनको आप कहिए ना, वो क्या कहते हैं, कोरोना बम, उनको कहिए ना। जी आरिफ साहब, बशीर आरिफ साहब, ये फेवरेटिज्म वाली बात जो है, ये मैं इस पे जरा थोड़ा सा जनाब इम्तियाज साहब इस पे जरा थोड़ा सा बता दीजिएगा कि हमारे, आप बहैसियत एक जर्नलिस्ट, बहैसियत एक सोशल एक्टिविस्ट, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, और खासकर इस बात पे जरा हमें बता दीजिए कि लॉकडाउन से न सिर्फ कोविड से तो हम बच सकते हैं, एक एहतियाती तदाबीर है, लेकिन इससे आप ये देख लीजिए कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। जैसे बशीर साहब ने भी एक रेडियो वाले का जिक्र किया, 50-100 रुपए कमाता था। क्या हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो उसकी तरफ भी ध्यान दे दें? लॉकडाउन की वजह से जो और परेशानियां हमारे यहाँ पैदा हो गई हैं, इकोनॉमिक परेशानियां जो पैदा हो गई हैं, जो एक शख्स 200, 300, 500, 1000 रुपए कमाता था, उसके पास कोई आमदनी नहीं है। बहैसियत एक सोशल एक्टिविस्ट के आपको क्या करना चाहिए, और हुकूमत को क्या आप मशवरा देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए इस सिलसिले में? जनाब इम्तियाज साहब। सबसे पहले मैं शुरुआत इस चीज से करता हूं कि वी आर लैकिंग पॉजिटिविटी। जी, इस कोविड में जो मोर्टेलिटी रेट है, आई थिंक इट इज बिलो 5% मोर्टेलिटी। जी, लेकिन पैनिक इतना ज्यादा है कि अगर आप थोड़ा सा डीप जाएंगे, डॉक्टर साहब शायद मेरे साथ एग्री करेंगे कि 70%, 60% पेशेंट्स जो हैं रिकवर होके हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ठीक, इट इज बिकॉज ऑफ दैट पैनिक। यहाँ हम, अच्छा उसके बाद क्या करते हैं, अभी आज का जो है 51 डेथ्स हुई हैं आज दिन में, 3308 केसेस हुए हैं, इसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव 5500 अराउंड 5500 रिकवरीज, उसकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। हमें सबसे पहले वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू दिस रेशो कि पॉजिटिविटी लाइए आप। पेशेंट्स में जो स्केयर फैला हुआ है, लोगों में जो स्केयर फैला हुआ है, जिससे वो हॉस्पिटल्स में धूम मचाते हैं, जिससे लोग परेशान होते हैं और हार्ट फेलियर से लोग मर रहे हैं। मेरी एक रिसेंटली मेरी एक कजिन की डेथ हो गई है, रिकवर हो गई थी, फिर हार्ट अटैक से डेथ हो गई, और ये आम बात है। अब अगर हम लॉकडाउन की बात करते हैं, लॉकडाउन बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मसला है। हम नहीं मानते हैं बात, अगर आपको अलाउ करेंगे कि लॉकडाउन नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। अभी आपने, सरकार ने अभी अलाउ किया, यहाँ पर टुलिप गार्डन का मेला किया, बादामवारी की, उस वक्त उनको ख्याल नहीं रहा, और वो भी एक रीजन था। दूसरा एक और रीजन था, जो ये बाहर से लेबरर्स आ रहे हैं, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, उनको विदाउट टेस्ट अंदर भेज दिया। अब सबसे पहले हम अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस में आप पब्लिसिटी, अगर आपको गवर्नर साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की पब्लिसिटी करें, आप हजारों करोड़ खर्च करते हैं, लेकिन इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। इसमें पब्लिसिटी की जरूरत है, कैंपेन की जरूरत है कि हमको कैसे रूल्स फॉलो करने चाहिए। एक दूसरी बात जो एक इम्पॉर्टेंट बशीर साहब ने बात की, आपने बात की, वो ये है कि आपने लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन उन लोगों का क्या आपने सोचा है जो हैंड टू माउथ जिंदा रह रहे हैं, सुबह निकल के शाम खाते हैं, दूसरे दिन का उनका अरेंजमेंट नहीं होता, 200 रुपए दिन को कमाते हैं, 300 रुपए कमाते हैं, जो शाम को खर्च करके अपनी फैमिली को खिलाते हैं। जी। और कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी अरेंजमेंट किए हैं, 3 महीने का राशन दिया। मैंने भी 1-2 बार लिखा भी, एडिटोरियल में भी लिखा कि एटलीस्ट कुछ जो आपका जो राशनिंग का सिस्टम है, आप लोगों को मंथली राशन देते हैं,
कम से कम 3 महीने का फिलहाल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आपका मिडिल क्लास खत्म हो चुका है, आपका जो बिजनेस है वो खत्म हो चुका है। जब तक आप वॉलंटरीली कुछ ऑर्गेनाइजेशन सामने नहीं आए, ये कोविड फाइट तो बहुत लेवल पर हो रहा है, लेकिन कोविड के साथ साथ ये जो स्टारवेशन आ गई है, जो आपका मिडिल क्लास है वो किसी को बोल नहीं सकता कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन स्टारवेशन वहां भी हो गई है। 3-3 महीने से बैठे हुए हैं घर में। अच्छा, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, 2 साल से सिर्फ लॉकडाउन हो रहे हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज तो गए हैं, उनको कोई वो तनख्वाह नहीं मिलता, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने सैलरीज खत्म कर दी, कोई उनको वेजेस नहीं मिल रहे हैं। अब मिडिल क्लास का एक ऐसा बेचारों का क्रेज बना हुआ है, वो किसी के सामने नहीं जाएंगे कि मेरे घर में खाना नहीं है। सरकार को ये सोचना चाहिए एट द सेम टाइम व्हेन दे आर हैंडलिंग कोविड, कैसे भी मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनको ये जो परेशानी है लॉकडाउन की, लॉकडाउन हम नहीं कह सकते कि लॉकडाउन खत्म कीजिए, लॉकडाउन एनफोर्स कीजिए, क्योंकि वही एक पॉसिबिलिटी है, इसको रोका जा सकता है, कोविड को ये चेन तोड़ी जा सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू कम टू द रेस्क्यू ऑफ योर पीपल। ये इतना बड़ा के लिए मसला नहीं है कि अगर आप 3 महीने का राशन उनको फ्री में दे देंगे, उनके पास राशन कार्ड है, नॉट बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली, क्योंकि आपका मिडिल क्लास सारा खत्म हो चुका है, आपके ये सारे उनको भी आप राशन दे दीजिए, वो एक बचाव हो जाएगा, वो उनको उनके लिए जिंदगी एक थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। लेकिन जो इस वक्त आपने सारे एनजीओज, गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है लगे हैं कोविड में, करते कोविड में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस कोई नहीं हो रही है, क्योंकि अभी उसमें ना तो आपका सुधार हो रहा है और लड़ाइयाँ चलती रहती हैं आपके हॉस्पिटल्स में, बेड सही भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कीजिए, वो इस एस्पेक्ट को देखे, जो आफ्टर शॉक्स ऑफ दिस कोविड लॉकडाउन उसको हैंडल करे, वो एक बहुत जरूरी चीज है। और ये जो आपका विजुअल पब्लिसिटी सिस्टम है उसको थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए, गाँव में, शहरों में, हर जगह अवेयर कीजिए कि इससे क्या आपको क्या तकलीफें हो सकती है, डेथ हो सकती है, जो लोगों के भी समझ में आ नहीं रहा है। जी, यहाँ पे डॉक्टर रफी साहब, I would like to ask you last 2 questions. Dr. Rafi Saab, how prepared our health system is for the third wave? ये जरा बताइए. First of all, let us hope that Almighty wish that this third wave will not be there. But we have to be prepared for the third wave. Yes, the government and these medicine faculty, this faculty and fraternity must have understood what are the lacunae there. We are going to, we have to improve on that. We have to be ready in that. Just we have heard about these children, about this, in this third wave, these children may suffer more. Right. And we have to see what will be the problems in the children, and we have come across. Have we Dr. Saab, have we started any measures, or we are still in process of seeing them? They probably, I hope that government must have understood, and we are at it. Our Department of Pediatrics in the hospital, they are understanding. They are the disease. They are prepared for this third wave. Right. So that's from the clinical and from the medical point of view. Doctor, one more question is that we have seen this black fungus thingy coming in. Yes. And it is being said that it is a report from the Doctors Association of Kashmir. Kashmir Doctors Association, Mr. Nasrullah or somebody else, I don't remember the name, who is the president of this thing. It is a report from them that this black fungus is being caught by the cured COVID patients. Those patients who got COVID and then got cured. It is almost in them, and it is because of the negligence or the misuse of the steroid drugs. How you see that? I want to deliberate on it. Yes,
The problem is, this is my experience. I want to say to all medical fraternity, I want to make the other doctors to understand. You see, let us understand how many people are using steroids other than COVID. There are some diseases like rheumatoid arthritis is there. Other patients who are autoimmune diseases which are continuously on steroids. Transplant patients which are continuously on steroids. This is we have to understand the people from the medical fraternity. The medical scientists have to understand this thing. We have to understand why those people are not getting this mucormycosis is not common. I understand in other way. Yes, the people who have uncontrolled blood sugars, the people who have these they overuse of steroids without the doctor's prescription. It is the factor. These are the factors. But another something other than that, I can understand to tell you. These people who are using these oxygen ports, yes, because in this pandemic, many people are using the same different. We don't know who has used that oxygen port, who has used that oxygen concentrator, and there are some, and possibly this fungus is grown on these ports. Fungus is getting once we use it from other one patient, and once we don't clean them, once we don't take measures to clean these ports, clean these masks, oxygen masks, there is a chance there that we may be getting or some problem with this industrial oxygen. I don't know much about it, but people are exposed to that type of a system, and possibly the mucormycosis, which is not related only to diabetes and to this, it is related to these the hygiene. We have to maintain the hygiene of these oxygen ports, oxygen masks. That's what is my personal opinion about it. Dr. Saab, are we taking any precaution measures at the moment as far as SKIMS is concerned? Yeah, we have. Are we taking? Yes. We have advocated. We have asked our medical students. We have asked the people and these paramedics and these our nurses who are day and night working. They are our sisters who are day and night working. Paramedical system is working to just maintain the good hygiene of these, or clean. Tell them to clean these oxygen once masks, these ports, and where they are reused. And we are going to advocate to them. We are making the awareness among the people also about these oxygen concentrators to clean them thoroughly before they are using it to other patient, and control your then comes the control your blood sugars. It happens mostly in diabetic patients. It happens in where you are using, but I once again tell you that why it is not happening, why it's not so much common in the patients who are transplant patients who are using steroids in other diseases. So possibly this is something hygiene has to do with this mucormycosis. Something has to do with hygiene. Right. That's our last question. Before we wind up, the last question I would ask to you is, do you think that we are not having a strategy of vaccinating at the mass scale? We lack that strategy, and we have to develop that strategy so that we can vaccinate our people at a large and a massive scale. That's very important statement you have given. Yes, we have to do that. So we lack that, but we have to do it. Yeah, we have to make awareness among the people. Before this, I want to tell you, Javed Saab, before this second wave, what the people were telling people were very ignorant about this way. They were not accepting to this. Thousands and hundreds calls were coming to me. Should we go for vaccination? Should we do the vaccination? What are we? Is this vaccine correct? So awareness among the public, and then for the government to provide this vaccine, it is their duty. Yes, we have to make these vaccines available, and we have to go for the vaccination. Whether it is and even I will tell you, for a pregnant lady or a breastfeeding lady, there is no contraindication for the vaccine. They should go for the vaccine. And vertical transmission means from the mother to newborn. It is known. This COVID is known, so it is very important for the pregnant woman and for the
breastfeeding mother also to have a vaccine. Right. So before we go, I think Mr. Bashir Arif is yes sir. Yes, Arif साहब, very briefly sir. वेरी ब्रीफली इन्होंने डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही मेडिकल एंगल से। मैं एक बात यह कहूंगा, इम्तियाज साहब बैठे हैं, भारती जी भी बैठे हैं और डॉक्टर साहब भी और आप भी, कि हमें यहाँ पर अगर कश्मीर की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें पूरा, तो हमें मोहल्ला कमेटीज को एम्पावर करना चाहिए। राइट। जो इस वक्त हैंड टू माउथ है, ऑटो वाला है, रेडी वाला है, दिहाड़ी करने वाला है, मजदूर है, काम नहीं है, तो उसका घर कैसे चलता है? सबसे पहला है कि पेट पले जी। वो ज्यादा खतरनाक बीमारी है उस गरीब के लिए। भूखे पेट बच्चे सो रहे हैं, महंगाई इतनी बड़ी है, कोई चेक नहीं है, महंगाई ये बहाना मिलता है होर्डर्स को, जो चीज 100 रुपए में बिकनी है वो 200 में बेचते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो आपने वैक्सीनेशन की बात की, हमें याद है कि घर घर जाकर वैक्सीनेशन होता था। एक होती है आज भी, लाल बाजार में एक सेंटर है, हबक में एक सेंटर है, वहां पे क्या कहते हैं, हबक क्रॉसिंग पे हॉस्पिटल में हर जगह पे है, टेस्टिंग की फैसिलिटीज हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और ऑगमेंट करने की जरूरत है। और लोगों को ये जो अभी इम्तियाज साहब ने भी कहा कि, या डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अगर किसी को 1 सिलेंडर की जरूरत है, वो 2 डंप करके रखता है, डर है उसको कि कल कुछ शायद नहीं मिले। ये भी हमें होर्डिंग की आदत हमें छोड़नी चाहिए। ये कोई राशन, ये चावल की होर्डिंग की बात नहीं है, ये इंसानी जान की, इंसानी बका की बात है, और इसमें हमें इंडिविजुअली भी अपना अपना हिस्सा अदा करना है और देखना है आस पड़ोस में कोई जरूरतमंद तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, किसी की दवाई तो नहीं है, उसके लिए पैसे तो नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारी इस्तात है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। या मोहल्ला कमेटियां जिस तरह बनती थी पहले, तो वो एक पूल करते थे कि मेरे पास अगर 400 रुपए है, मैं 100 रुपए उनको देता था। इसी तरह से दूसरे ख्याल रखा जाता। जी, इसकी तरह हाँ, यह चीजें करनी चाहिए। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने बहुत ही ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त का ये जो पैंडेमिक है, इस वक्त का जो कोविड की सिचुएशन पूरी दुनिया में फैली हुई है, जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में खासकर इस वक्त इसका जो जोर पकड़ा हुआ है, इस लिहाज से देखा जाए तो ये सब हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, डॉक्टर साहिबान की जिम्मेदारी बनती है, सोशल एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरीके से एक यूनिफाइड तरीके से इसके खिलाफ जो है लड़ सकें और इस पेंडेमिक से हम आखिरकार निजात हासिल कर सकें। मेरी क्या जिम्मेदारी है, डॉक्टरों की क्या जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे गेम ब्लेम कर लें। हाँ, ये सही बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, वो कहाँ और किस हद तक इसमें कामयाब हुए हैं, नहीं हुए हैं। अगले के प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस पे फिर बात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हम सबका निगाहबान हो, अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आमीन।